नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में देखे जाने वाला नंबर 1 किलर डिजीज़ है, लेकिन कहा जाता है अगर महिलाएं जागरूक हो तो वो अर्ली लक्षणों को पहचान कर न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को ठीक कर सकती हैं बल्कि उसे प्रिवेंट भी कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं प्रिवेंट और क्या है इसके लक्षण, क्या होता है इसका इलाज, इस पर आज हमें जानकारी देंगी डॉक्टर सुरभि कुडियारी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर है सर्जन है। डॉक्टर सुरभि, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अगर बात की जाए ब्रेस्ट कैंसर की तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन हमारे देश में भी अब इसका जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या समझती हैं आप, जागरूकता बढ़ी है या फिर बीमारी बढ़ी है? देखो, ताली तो दोनों हाथों से बजती है, तो मुझे लगता है कि जागरूकता भी बढ़ी है और दूसरा बीमारी जो थी वो पहले भी थी, ऐसा नहीं था, बट पहले कोई खुल के बाहर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि कैंसर को हमेशा से एक स्टिग्मा की तरह समझा गया है और कैंसर के बारे में बात भी करना एक बहुत बड़ी ना समझी जाती थी कि इसके बारे में बात भी नहीं करना है। लेकिन अब कैंसर इतना ज़्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है। प्रेवलेंट के कारण जो है वो तो अलग हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब ये एक, वो कहते हैं ना कि किसी के घर की स्टोरी नहीं रही है। अब ये ऐसा रहा है कि हर दूसरे तीसरे घर में हमें कैंसर से ग्रस्त एक मरीज मिलता है, चाहे वो महिला हो या फिर वो आदमी हो। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है अवेयरनेस लाना। बिल्कुल, अवेयरनेस, एज ए अवेयरनेस हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो शुरुआती लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो क्या होते हैं जो किसी भी महिला को इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगी लक्षणों पे जाने से पहले हर महिला को अपना हर महीने एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है कि जिसके बीच में वो अपनी ब्रेस्ट को, अपने स्तन को खुद हाथ लगा के इस चीज़ को फील करे कि कहीं पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो पहले वहाँ नहीं थी, जो एबनॉर्मल हो। अब आप ये पूछेंगे कि अब कैसे पता चलेगा हमें कि जी पहले तो यहाँ पे एबनॉर्मल कैसे था या नॉर्मल कैसे था। तो देखो, जो हमारी ब्रेस्ट है वो एक फैट के गोले की तरह है और उस फैट के गोले के बीच में जब भी देखो, उसके बीच में अंदर कोई हड्डी या कुछ नहीं है, वो एक मसल है, मसल के ऊपर एक फैट का गोला पड़ा है। तो उस गोले के अंदर अगर कभी भी कोई ऐसी दिक्कत, या जिसको कहते हैं ना कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपसे बात की, उसके बीच में 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या होती हैं कि हमें सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होकर देखना होता है कि कहीं पर भी हमें कोई ऐसा पिंच या कहीं कुछ ऐसा लक्षण तो नहीं लग रहा है जिसकी वजह से हमें लगे कि यहाँ से हमारी ब्रेस्ट जो है वो कुछ अंदर की तरफ खिंच गई है। जैसे देखिए, ये मेरा दुपट्टा है, अगर यहाँ पे ये ब्रेस्ट को अगर हम ले, यहाँ अंदर से मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ अंदर, इसको कुछ अंदर की तरफ पिंच कर रहा है, तो ये सामने ये चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी। सो ये चीज़ जो है अगर मैं ऐसे देखूंगी तो शायद मुझे ना समझ आए, लेकिन जब मैं सामने शीशे में इस चीज़ को देखूंगी तो मुझे समझ आ जाएगी। सो पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है कि हमें अपने ब्रेस्ट को खुद हाथ लगा के फील करके देखना है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पहले हमने फील नहीं की है। अब देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को देखिए, हमारी जो ब्रेस्ट की नॉर्मल फील होती है वो हमारे कान की जैसे होता है ना, जहाँ पे हम इयरिंग्स डालते हैं, इसको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। सो उस तरह की बिल्कुल सॉफ्ट सी फीलिंग होती है। अगर कभी भी कोई ऐसी एबनॉर्मल फीलिंग आए, एबनॉर्मल फीलिंग हो सकती है कि जैसे कहीं हम अपने माथे को हाथ लगाते हैं तो सख्त महसूस होता है, या हम अपने चिन को हाथ लगाते हैं तो थोड़ा कुछ सख्त महसूस होता है। सो एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए, सो ऐसी कोई भी फीलिंग अगर किसी को अपनी ब्रेस्ट में आए, या उसको लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हाथ लगाने से इधर उधर हो रही है, या फिर उनको ऐसे लगे कि पूरी एक गांठ की तरह महसूस हो रही है, और ये सिर्फ ब्रेस्ट में ही नहीं, लेकिन जो हमारी आर्मपिट होती है, जो हमारे शोल्डर से नीचे की जगह जिसको हम आर्मपिट बोलते हैं, उधर भी अंदर हमें हाथ लगा के देखना पड़ता है। उसके बाद हमें निपल को स्क्वीज करके देखना पड़ता है कि वहाँ से दूध या कोई पानी या फिर कोई काला या कोई ब्राउन कलर का कोई डिस्चार्ज ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा। तो ये होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो एक औरत को हर महीने खुद करना चाहिए। कुछ शुरुआती लक्षण है जो एक महिला खुद एग्जामिन कर सकती है। जल्द पहचान होना, किसी भी बीमारी की जल्द पहचान जो होता है वो कहा जाता है जीवन रक्षक होता है। बिल्कुल। अगर इस प्रकार के कोई लक्षण देखा जाता है तो कौन से ऐसे एडवांस मैं डायग्नोसिस की अगर बात करूं तो कौन से रहेंगे जो कि सटीक जानकारी दे देते हैं? देखो, अभी मैंने आपको जो लक्षण बताए, उन लक्षण के बीच में 2-3 लक्षण जो हैं वो मैं और बताना चाहूँगी, क्योंकि कई बार जो कैंसर है वो गांठ की शक्ल में नहीं भी आता। वो क्या होता है कि कुछ औरतें कहती हैं कि मुझे ब्रेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है, खारिश रहती है, और वो खारिश करके जो अपना एक निपल का एरिया होता है वो पूरा ख़त्म ही हो जाता है और उधर ज़ख्म हो जाते हैं। सो कई बार वो उस तरह से भी शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि नहीं, जिसको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो वो स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती है, वो एक्जिमा का ट्रीटमेंट देते हैं, थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर वापस उसी शक्ल में आ जाता है, तो उसको हम स्किन से बोलते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि वो गांठ की शक्ल में आए, वो गांठ के अलावा इस शक्ल में भी आ सकता है, डिस्चार्ज के फॉर्म में या इचिंग के फॉर्म में। और अब आपने बात की डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ के बारे में कि ऐसी कौन सी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ है। देखिए इसके बीच में कोई भी ऐसी, वो कहते हैं ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, लेकिन हमें एक चीज़ समझनी है कि जो 2-3 सेट प्रोटोकॉल हैं हमें उनको फॉलो करना है। वो क्या प्रोटोकॉल है कि हमें अपना अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी करवानी है, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो गांठ है वो एग्जैक्टली किस पोजीशन में है, और गांठ के असली जो उसके अंदर वो गांठ किस चीज़ से बनी है। जैसे कोई हार्ड गांठ है, उसके अंदर उसके जो अंदर के तत्व हैं वो क्या है, वो हमें अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी से पता चल सकते हैं। उसके बाद हमें ये पता करना होता है कि अब हमें ये तो पता चल गया कि वहाँ पे गांठ है, अब वो गांठ कैंसर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर छाती की गांठ जो है वो कैंसर ही हो। सो उसको हमें प्रूव करना है। तो वो हम ये नहीं कि हर एक को एक चीरा दे के बाहर निकालें। छोटे सुई के टेस्ट हैं जिसको हम FNAC या बायोप्सी का टेस्ट बोलते हैं। जो बायोप्सी का टेस्ट है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, वो भी एक सुई के माध्यम से ही किया जाता है। उसके लिए पूरा बड़ा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये चीज़ हमें समझनी है कि ये एक हमारे लिए नई चीज़ है। सो वो जो है वो सुई हल्की मोटी होती है, उस जगह को सुन करके हम बायोप्सी भी कर सकते हैं, लेकिन एक सुई के माध्यम से ही हो सकती है। एडवांस डायग्नोसिस आ चुके हैं, बिल्कुल जानकारी देते हैं। बिल्कुल अर्ली डिटेक्शन कहा जाता है, इज ए की टू मैनेज द कैंसरस। बिल्कुल नए आयाम की अगर बात करें, न्यू टेक्निक्स जो ट्रीटमेंट की हैं वो आ चुकी हैं, जो मिनिमम और बहुत ही सेफ प्रोसीजर जो है वो हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे हम हमेशा डरते हैं ना, हम एक मिथ को फॉलो करते हैं कि भाई कैंसर की सर्जरी नहीं करानी है, अगर हम कैंसर की सर्जरी कराएंगे तो वो फट जाएगा और वो शरीर में फैल जाएगा। देखिए आजकल की सर्जरीज के बीच में पहले होता था कि हमें पूरी की पूरी छाती सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी, हमें पूरी, जिसको हम मेस्टेक्टमी बोलते हैं, पूरी की पूरी ब्रेस्ट सैक्रिफाइस कर दीजिए। लेकिन आज अब हमारे पास वही है कि इतना प्रिसीजन आ गया है, अब हमें इतनी समझ आ गई है कि हमें उस चीज़ को पूरा का पूरा सैक्रिफाइस नहीं करना है। हमें सिर्फ उस छोटी सी गांठ को निकालना है, और जो गांठ के आगे पीछे हम एक मार्जिन्स के तौर पे उस जगह को क्लियर करते हैं। सो उसके लिए फ्रोजन सेक्शन ले सकते हैं, उसी टाइम हम पैथोलॉजिस्ट को भेजते हैं, वो हमें बता देते हैं कि भाई यहाँ पर बीमारी है या नहीं है। अगर बीमारी है तो हमें थोड़ा सा और वहाँ पे डिसेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। सेंटिनल लिम्फ नोड जिसको हम कहते हैं, एक डाई होती है, हम डाई जो होते हैं वो ट्यूमर के एरिया की तरफ उसको इंजेक्ट कर देते हैं सर्जरी करने से पहले। तो वो जो डाई है, वो डाई अगर सबसे पहले देखिए, जो जैसे मैंने आर्मपिट की बात की, तो आर्मपिट के अंदर क्या है, लिम्फ नोड्स होते हैं जिनको हम ग्रंथियाँ बोलते हैं छोटी। तो वो जो होते हैं वो स्टेन हो जाते हैं। स्टेन क्या, उनके बीच में उस डाई का कलर आ जाता है। अगर वो जो है अर्ली स्टेज में हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो पूरा लिम्फ नोड डिसेक्शन, जो हम एक वो कहते हैं ना एक्सिलरी पूरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं, हम वो नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो नोड जिसको हम सेंटिनल नोड बोलते हैं, और जो सिर्फ वो नीले रंग से या जिस भी डाई से स्टेन हुआ होता है, हम सिर्फ उसी नोड को निकालते हैं और उसके इर्द गिर्द के एरिया को क्लियर करते हैं, सो दैट कि जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको हम लिम्फेडीमा बोलते हैं, जैसे कि वो कुछ औरतें कहती हैं ना कि हमारी सर्जरी हुई है लेकिन अब हमारी बाजू जो है वो सूज गई है, वो लिम्फेडीमा होता है। सो वो क्या होता है कि एक्सिलरी डिसेक्शन के बाद होता है। लेकिन अगर हम पूरी एक्सिलरी डिसेक्शन ना करके सिर्फ उतने ही नोड्स निकाले जितने कि उस डाई से स्टेन हुए हों, तो हम उस बड़ी कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं बड़ी ही सावधानी के साथ ये प्रोसीजर जो है वो कर रहे हैं, और लोगों को एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जीने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जागरूकता ही बचाव है, डर कर नहीं बचा जा सकता। डायग्नोज करवा के, इलाज करवा के जो है एक लंबी ज़िंदगी को जिया जा सकता है। कहा जाता है जो कैंसर होता है वो कोई रातों रात पनपने वाली बीमारी नहीं है कि हम रात सुबह उठे और कैंसर हो गया। लेकिन अगर महिला जागरूक है, प्रोएक्टिव होकर वो ऐसा क्या करे कि अपनी जो समस्या है, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है या फिर वो प्रोन है, तो उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो यही आ गया कि हर महिला को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर से फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली में ये चीज़ चल रही है, जैसे कि मदर को थी, तो मदर से बेटी को हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली में, फैमिली का मतलब ये होता है कि अब जैसे सपोज मैं एक फीमेल हूँ, मेरी फैमिली अलग है और मेरे हस्बैंड की फैमिली अलग है, हस्बैंड की फैमिली से मुझे नहीं हो सकता। सो जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में पीछे जैसे कि मेरी बुआ हो गई, मेरे चाचा ताया ये हो गए, मेरे भाई हो गए, मेरी बहनें हो गई, मेरी मासी हो गई, सो ये मेरी फैमिली में आते हैं। सो अगर ऐसी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम जो है किसी को डिटेक्ट होती है, सो अब से फॉर एग्जांपल वो 40 साल की उम्र में डिटेक्ट हुई हैं, तो अगर सपोज कि वो मदर है, तो जो डॉटर है, डॉटर को 30 साल की उम्र से ही अपने आप को सर्विलेंस ग्रुप में डाल देना चाहिए।
10 साल नीचे के टाइम से आपको स्टार्ट करना है। अब वो जो प्रिकॉशन है वो क्या है कि आपको अपना मैमोग्राफी करवानी है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे वेरिएंट्स होते हैं इसके बीच में जिनके बीच में हम जीन टेस्ट भी करते हैं, जिनको हम BRCA1 BRCA2 बोलते हैं। अगर फैमिली में कोई भी BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव आ जाए तो उसके बीच में जो है सर्विलेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो टाइम मिल हमें जाता है बिल्कुल बचाव करने के और लिए। दूसरा ये है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम जीन टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारे उस सर पे एक तलवार लटकती रहेगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो तलवार कभी भी गिर सकती है, ये चीज हम नहीं समझते। लेकिन समय मिल जाएगा आपको इलाज करवाने का और ये चीज समझने का। जरूरी नहीं है कि कोई भी इंसान जो BRCA पॉजिटिव है उसको जरूरी मतलब 100% ये नहीं है कि उसको कैंसर होगा ही होगा, लेकिन वो एक एहतियात बरतता है। जेनेटिक जो कारण होते हैं उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रोएक्टिव होकर इसे बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर सुरभि, आप बहुत सारी सर्जरीज करती रही हैं। बाल और ब्रेस्ट जो होते हैं महिला की आइडेंटिटी होती है। जब आप प्रोसीजर करती हैं तो आपका जो एक एम होता है कि बाल और ब्रेस्ट को बचाने का, वो क्या रहता है ताकि एक महिला अपनी लाइफ को स्मूथली जी सके? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये दो चीज़ें जो है ये फेमिनिज्म दर्शाती हैं हमारा। लेकिन मेरी जो हमेशा एक मतलब एक औरतों से भी इल्तिजा रहती है, और हर एक औरत जो मेरे पास आती है मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि उनकी ब्रेस्ट सेव की जाए। अगर देखो, ब्रेस्ट सेव करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सारी ब्रेस्ट काट दी और उसके बाद आप उनको बोल रहे हो कि भाई मैं ये कर नहीं सकती थी या ऐसा होना था या कुछ। देखिए, हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन के भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हम बॉडी के दूसरे हिस्से का मांस जो है वो ब्रेस्ट की जगह पे लगा देते हैं, जिसके साथ उनको बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वहाँ पर ब्रेस्ट कभी थी ही नहीं। तो वो चीज़ें भी आज की डेट में, जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। जी डॉक्टर सुरभि, आपने कीमती जानकारी हमें दी। और ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए तो इससे बचाव के लिए भी आपने बताया कि हमें कुछ टेस्ट जो है, स्क्रीनिंग जो है वो करवा के तनाव मुक्त रहा जा सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं भी हमारे जो दर्शक हैं वो उसे समझेंगे और जानेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।